हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। लास्ट 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने आईयूपीएसी को जाना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने ब्रिज लिगेंड्स को पढ़ा, हम लोगों ने उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ा जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स स्टेयर एक साथ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग आईयूपीएसी तो अच्छी तरह जान गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छी आईयूपीएसी आप लोग जान जाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम दूसरी तरह की केमिस्ट्री शुरू करते हैं, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखिए, जो आइसोमेरिज्म है ये ग्रीक वर्ड आइसो means same, iso means same, meros means parts, meros means parts, same part। तो आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन क्या बनी? जो आइसोमर्स जो टर्म्स था वो सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया। तो एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, टर्म isomers was given by Berzelius for the compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms। सेम molecular formula but different arrangement of atoms। molecular formula सेम होगा बट अरेंजमेंट ऑफ एटम, उनके एक ही फॉर्मूले में कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक फॉर्मूले से आप कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर उसके बना सकते हो। ऑल पॉसिबिलिटी को यहां पे डिस्कस करेंगे कि सेम फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कई स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को शो करेगा। उसे कहते हैं आइसोमर्स और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। एक चीज और लिखिए कि जो आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमेरिज्म ओनली शो the compounds having covalent and coordinate bond। जिनमें कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वही आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो एक फॉर्मूले से कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कितने पॉसिबिलिटी है और स्ट्रक्चर का। अगर आपने स्ट्रक्चर एक ही फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, आपको आइसोमेरिज्म आपकी परफेक्ट हो जाएगी। कैसे? अब आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स की जो आइसोमेरिज्म है, ये जो कॉम्प्लेक्स की आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शो करते हैं।
उसका मैं अलग वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूंगा। आइसोमेरिज्म, जो कॉम्प्लेक्स की आइसोमेरिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ऑर्गेनिक की आइसोमेरिज्म भी दो पार्ट में डिवाइड है और कॉम्प्लेक्स की आइसोमेरिज्म भी दो पार्ट में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर सेकेंड, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। वो 5 पार्ट में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नंबर सेकेंड, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर थर्ड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर फोर्थ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। नंबर फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन 1 2 3 4 5। एक और होती है, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये 6 टाइप की आइसोमेरिज्म है, जिसमें एनसीईआरटी कोर्स में 4 है। ये आपके कोर्स में है, ये कोर्स में है, लिंकेज कोर्स में है, कोऑर्डिनेशन कोर्स में है। बस ये 4 आपके कोर्स में है। एक मैं बता दूंगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बता दूंगा, ये कोर्स में नहीं है पॉलीमराइजेशन, तो इसका बात डिस्कस नहीं करूंगा। स्टेरियो 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी यही स्ट्रक्चर और स्टेरियो होता है, लेकिन उसमें इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। ठीक है, ले लिया। डाली हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural arrangement. But different structural arrangement are known as structural isomers. This phenomena is known as structural isomerism. देखिए, आइसोमेरिज्म का जो नाम होता है उसमें वही डिफरेंट होता है। याद रखिए, आइसोमर्स का जो नाम होगा उसमें वही डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट, आइसोमर्स की, दो आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। स्ट्रक्चर अलग होने से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। स्टेरियो का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है
आयोनाइजेशन आइसोमेरेज, हेडिंग देंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरेज। आयोनाइजेशन आइसोमेरेज, अभी बताया मैंने कि आइसोमेरेज का जो नाम होगा उसमें वही डिफरेंट होगा। आयोनाइजेशन आप समझ रहे हैं, आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइज होना, किसी कंपाउंड का ब्रेक होना, आयन में बदलना, आयन का बनना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में डिफरेंट क्या होगा? किसी कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो और उनके दो ऐसे पार्ट बन जाएं, उसी सेम फॉर्मूले में दो ऐसे पार्ट बन जाएं कि वो डिफरेंट आयंस दे। आपको पता है, मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनाइज कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कौन सा पार्ट जो आयनाइज होता है, बहुत ही अच्छी तरह पता है आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइज पार्ट क्या होता है? जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वही आयनाइज होगा जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा होता है? काउंटर आयन लिखे होते हैं। ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन लिखे होते हैं, वही आयनाइज होगा। तो अगर आपको दो डिफरेंट फॉर्मूले सेम हो और दो ब्रैकेट के बाहर दो अलग अलग काउंटर आयन लिखे मिल जाएं, तो इसका मतलब ये होगा ये आयन जब आयनाइज होंगे तो डिफरेंट आयन देंगे सोल्यूशन में, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। पहले इसके डेफिनेशन लिखिए। इट अराइजेस व्हेन compound having same molecular formula but give different ion in solution, एनसीईआरटी में डेफिनेशन देख लीजिएगा। डेफिनेशन तो आप एनसीईआरटी में मिल जाएगी, बस समझ लीजिए, यहां पे डेफिनेशन तो मिल जाएगी आप लोगों को। डिफरेंट आयन इन सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO NH3O5 SO4 Br। एक माइक्रो फॉर्मूला है, कंपाउंड इस तरह आपको लिखा दिख जाए। अब पूछे कि इसमें कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसके कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसके कितने स्ट्रक्चर, अगर इसके आपने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बना लिए तो समझ लीजिए कि इसके आइसोमर्स बन गए। इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप देख लीजिए। आपको पता है कि कोबाल्ट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट की मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकती है। 6 से आगे ये बढ़ नहीं सकता। अब कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 रखते हुए आप डिफरेंट कंपाउंड बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका एक कंपाउंड ये बनेगा, इसका एक आइसोमर्स ये बनेगा। देखिए, आप लोग खुद बना सकते हो। CO NH3 का होल 5 Br SO4, एक ये बनेगा। देखिए, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 कांस्टेंट रखते हुए एक कंपाउंड ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड CO NH3 का होल 5 SO4 Br को बाहर लिया गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि तीसरा ऐसा बना लो कि अमोनिया को बाहर ले आओ, SO4 को अंदर ले गए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अमोनिया को बाहर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल कंपाउंड है। अमोनिया न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये आयनाइज नहीं होगा। अगर ये आयन नहीं बनाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड आयन नहीं बनाएगा, इसलिए अमोनिया को हम बाहर अंदर नहीं कर सकते। अंदर ही कर सकते हैं, लिगेंड की तरह यूज कर सकते हैं, काउंटर आयन की तरह यूज नहीं कर सकते। काउंटर आयन उसी को इस्तेमाल करेंगे जो आयनाइज हो। अमोनिया इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
तो इसको काउंटर आयन की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। बस दो आइसोमर्स पॉसिबल। अगर इन दोनों के बारे में पूछे तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? अब देखिए, जब ये आयनाइज होगा तो सल्फेट आयन देगा, ये आयनाइज होगा तो ब्रोमीन आयन देगा। दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों जब आयनाइज होंगे तो अलग अलग आयन सॉल्यूशन में देंगे। ये क्या देगा? सल्फेट देगा, ये क्या देगा? ब्रोमीन देगा। एक तो बात ये हो गई। इसका जो कलर होता है, इसका कलर वायलेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसके। वायलेट, इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। आपको मैंने जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड पढ़ा रहे थे तो एक चीज बताई थी मैंने कि सल्फेट का जो टेस्ट होता है वो किससे करते हैं? बेरियम क्लोराइड से करते हैं। याद रखिएगा, सल्फेट का टेस्ट बेरियम क्लोराइड से किया जाता है, और जब सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है बेरियम सल्फेट का। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना सकता है। हर हैलोजन का टेस्ट, चाहे वो ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हैलोजन के टेस्ट में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इसको मानना हमने ए और इसको माना बी, आइसोमर माना। इसको, इन दोनों की रिएक्शन करवाई बेरियम सल्फेट से। व्हेन ए कंपाउंड हैविंग, अगर क्वेश्चन बना, ये कंपाउंड क्वेश्चन बनेगा, ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये लिख देगा, CO NH3 SO4Br, ये लिखा। ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, give two isomers, give two isomers A and B, give two isomers A and B. A, when react with barium chloride, give white precipitate of barium sulfate, but B not. A जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, बट लेकिन B नहीं देता। एंड B when react with AgNO3, give yellow precipitate of find the A and B। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई दे सकता है। देखिए, सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ये है टेस्ट ऑफ सल्फेट। याद रखिएगा, टेस्ट ऑफ सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट देता है, ठीक है। और हर हाइड्रोजन का टेस्ट होता है AgNO3 से। जब AgNO3 रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड से तो सिल्वर ब्रोमाइड येलो प्रेसिपिटेट देगा, सिल्वर ब्रोमाइड का येलो प्रेसिपिटेट देगा। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले, इंपॉर्टेंट कर। तो ये दोनों क्या हो गए? आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये जब आयनाइज होगा तो ये कॉम्प्लेक्स, जब ये आयनाइज होगा तो क्या करेगा? जब ये आयनाइज होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा? CO NH3 Br प्लस सल्फेट आयन देगा -2, इस पे +2 आएगा। और ये क्या देगा? ये Br माइनस देगा। तो ये दोनों कंपाउंड सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन दे रहे हैं, डिफरेंट तरह से आयनाइज हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गई? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई। क्लियर? स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप। PT NH3 4
SO4Cl2। इसके कितने आयनेशन पॉसिबल है? फिर वही पेट्रोलियम की मैक्सिमम 6 हो सकती है, तो एक आइसोमर्स इनका इसका ये बन सकता है PT NH3 और Cl2SO4। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा? PT NH3 सल्फेट को अंदर ले आइए, क्लोरीन को बाहर ले आइए। सल्फेट इज ए बाइडेंटेट। ठीक है, इसकी शॉर्ट लेते हैं। ये भी आयनिक, ये सल्फेट देगा, ये क्लोरीन देगा, फिर वही चीज, ये सल्फेट बाइट प्रेसिपिटेट देगा, वो सिल्वर क्लोराइड देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड देगा। इसकी शॉर्ट लें। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रा मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो वाटर के डिफरेंस से मिले। अब देखिए वाटर कैसे अलग अलग बिहेव कर सकता है। आपने हाई स्कूल में एक चीज पढ़ी होगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है? वो पानी जो क्रिस्टल बनाता है। जैसे अभी हमने इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कंपाउंड पढ़ा था, फेरस अमोनियम सल्फेट मोर साल्ट। जैसे पोटाश एलम, ये पानी क्या है? ये पानी क्या है? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल यूज होते हैं वो कौन बनाता है? जो पानी क्रिस्टल बनाता है उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पानी जो मॉलिक्यूल में मौजूद होता है क्रिस्टल के फॉर्म में, ये क्रिस्टल क्या, ये जो क्रिस्टल इसके होंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, कौन बनाएगा? वाटर ने बनाया होगा। तो इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स में वाटर दो तरह का काम करता है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड water behaves dual nature। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पानी दो तरह का काम करता है। अगर वाटर कॉम्प्लेक्स स्फीयर में है, याद रखिएगा, अगर वाटर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है तो वो लिगेंड की तरह काम करेगा। वाटर एक्ट एज लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर अगर पानी है, कोई भी है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, M है, ये सेंटर मैटर एटम M है, इसके अंदर पानी है H2O होल X, तो ये काम करेगा लिगेंड्स का। नंबर सेकेंड, वाटर एक्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन outside the complex sphere। अगर पानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है तो वो काम करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। इस तरह से अगर मेटल है, कोई भी लिगेंड से अटैच है X और X H2O,
अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अगर पानी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है तो वो लिगेंड की तरह काम करेगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम करेगा। याद रखिएगा। तो इस तरह से वाटर के ट्रांसफर से लिगेंड और बाहर दोनों में वाटर के ट्रांसफर से जो कोऑर्डिनेशन जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। एक कॉम्प्लेक्स है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला लिखता हूं। एक कॉम्प्लेक्स है Cr H2O होल 6 Cl3। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक तो ये खुद, देखिए Cr H2O होल 6 Cl3। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक क्लोरीन को अंदर लिया, एक वाटर को बाहर खींच लेंगे। Cr Cl H2O होल 5 और Cl H2O। ये क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की 6 बनी हुई है। तीसरा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर लिया, Cr Cl2 H2O होल 4 H2O होल 4 Cl डॉट H2O। ये तीसरा ये बना Cl डॉट 2H2। ये देखिए 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके। देखिए क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनी हुई है, ठीक है, 2H2। अब देखिए इसका पहचानेंगे कैसे? ये इसका जो कलर होता है ये वायलेट होता है, वायलेट। इसका कलर येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन। इसका डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पानी क्रिस्टलाइजेशन में नहीं है, वो कैसे पहचानेंगे हम? पानी क्रिस्टलाइजेशन में नहीं है, ये पहचानेंगे कैसे? पानी को टेस्ट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से। जब H2SO4 डालते हैं, H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी को खींच लेता है। अगर पानी एको मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन, देखिए काम वही, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कुछ नहीं कर सकता। H2SO4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कुछ नहीं कर सकता। आयनाइज कौन होगा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वही आयनाइज होगा। इसके बाहर वाटर नहीं है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो H2SO4 के साथ विथ कंसंट्रेट H2SO4 with concentrate H2SO4, it does not give any water molecule। इससे पहचानेंगे हम। उसके बाद क्लोरीन का टच किससे होगा? AgNO3 के साथ। विथ AgNO3 विथ HNO3 क्या होगा? क्लोरीन कितने रिप्लेस होंगे? 3 क्लोरीन। विथ 3 मॉलिक्यूल of AgNO3, it grew 3 molecule of AgCl। ठीक है, कहते हैं कोई कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड है वो वायलेट कलर का है, H2SO4 के साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं दे रहा है, AgNO3 के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl दे रहा है। बताइए इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? ये पूछ सकता है।
या कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए, ये पूछ सकता है। अब इसमें देखिए, अब देखिए कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, H2SO4 के साथ एक मॉलिक्यूल निकलेगा विथ कंसंट्रेट H2SO4, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल देगा वाटर का। अब AgNO3 के साथ क्या देगा, दो AgCl देगा, 2 AgCl के मॉलिक्यूल देगा विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgNO3, it gives 2 molecules of AgCl। ठीक है, यहां पे देखिए H2SO4 के साथ क्या देगा, H2SO4 के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर देगा, वाटर के देगा, और AgNO3 के साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl। ये कैसे पता करेंगे, यहां पे AgCl को 3 निकले, यहां पे 2 निकले, यहां पे 1 निकला, ये तौल के वेट करके इसको फाइंड किया जाता है। तो ये हाइड्रेट आइसोमेरेज ऐसी आइसोमेरेज जो वाटर के बिहेवियर को शो करे कि वाटर लिगेंड की तरह काम कर रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहा है, क्या कहलाती है, हाइड्रेट आइसोमेरेज। स्क्रीनशॉट लें। तीसरी है लिंकेज आइसोमेरेज। लिंकेज ये बहुत आसान सी है, आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी जब हम पढ़ाएंगे आपको स्टेरियो, थोड़ी सी मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान चीजें हैं। नेक्स्ट लिंकेज, ये तो बहुत आसान है, लिंकेज आइसोमेरेज। क्या होती है, दिस आइसोमेरेज, डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, आइसोमेरेज is found in complex having ambidentate ligand। ambidentate ligands, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटर मेटल एटम एम्बिडेंटेड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पे लिंकेज आइसोमेरेज होगी। कैसे, एम्बिडेंटेड कौन कौन से होते हैं, CN, NC, CNO, NCO, SCN, NCS, ये सब क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर ये कहीं मिल जाए आपको समझ लीजिएगा लिंकेज आइसोमेरेज में। कैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल ये है CO NH3 whole thrice, NO2 Cl। अगर ये दो कंपाउंड, एक कंपाउंड ये, अगर दूसरा कंपाउंड ये दिया हो CO NH3 whole thrice ONO Cl। अगर पूछे कि इन दोनों के बीच कौन से आइसोमेरेज में है, आप जो कहेंगे लिंकेज आइसोमेरेज। दूसरा देख लीजिए, अगर ये दिखा मिल जाए आपको CR SCN वाटर, और दूसरा CR ये मिल जाए, इन दोनों के भी आइसोमेरेज पूछी जाए लिंकेज, क्योंकि आपको यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड मिल गया, लिंकेज आइसोमेरेज। ठीक है, आसान सी है। नेक्स्ट 3 हो गई। फोर्थ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज, ये आइसोमेरेज
लिगेंड के आपस में ट्रांसफर से बनती है। एक लिगेंड अगर एक टाइम में, अगर मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिए गए हैं, एक टाइम में सेंटीमीटर एटम्स के साथ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सेंटीमीटर एटम के साथ दूसरा लिगेंड जुड़ा हुआ है, आपस में लिगेंड का ट्रांसफर हो जाए तो इससे कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे? जैसे ये है CO NH3O6 और दूसरा है CrCnO6। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होनी चाहिए। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या बनेगा? Cn को इधर ले आइए, COCn6 और NH3 को इधर ले आइए, CrNH3O6। ये दोनों आपस में क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एक जो कोर्स में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। कोऑर्डिनेशन पोजीशन अगर आपको कहीं ब्रिज लिगेंड मिल गए, सब में समझ लीजिए उसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कहीं पे आपको ब्रिज लिगेंड आपको अगर लिखे हुए मिल गए, समझ लीजिए आप उसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कैसे? जैसे ये कंपाउंड एक लिखा हुआ है NH3O4 COCl एक कंपाउंड ये लिखा हुआ है और दूसरा कंपाउंड ये लिखा मिल जाए आपको Cl ये मिल जाए। अगर कहीं आपको ब्रिज लिगेंड मिल जाए, समझ जाइए उसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर खत्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू होगा आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म में। स्टेरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो लेक्चर आएगा पहला ज्योमेट्रिकल पे और दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा ऑप्टिकल पे। ठीक है, तैयार कीजिए। आसान सी है ये, कोई मुश्किल नहीं है। कोई अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।